नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। लोकसभा चुनाव को लेकर नेता और पार्टी बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ चल रहे हैं और कहीं टेंशन तो कहीं खुशी लोगों को मिल रही है। अब अगर महाराष्ट्र की राजनीति में बन रहे एक तीसरे समीकरण की बात करें तो राज्य से लेकर केंद्र तक सबका ध्यान खींचा है। बहुजन रिपब्लिकन पार्टी बहुजन महासंघ के नेता प्रकाश अंबेडकर और ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के साथ गठजोड़ करने जा रहे हैं। इस गठजोड़ की औपचारिक घोषणा 2 अप्रैल को मराठवाड़ा इलाके के औरंगाबाद में की जाएगी। औरंगाबाद, बीड़, नांदेड़ और उस्मानाबाद में बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं। इसके अलावा परभनी, लातूर, जालना और हिंगोली जैसे जिलों में भी मुसलमानों का अच्छा असर है। अनुसूचित जाति के वोटरों का भी प्रभाव औरंगाबाद, उस्मानाबाद, बीड़, लातूर और नांदेड़ में है। तो कागजों पर तो ये गठजोड़ मजबूत दिख रहा है, लेकिन अगर ये गठबंधन हुआ तो कांग्रेस, NCP जैसे दलों का कहना है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये गठजोड़ अनुसूचित जाति और मुसलमान वोटों को एकजुट करने की नीयत से किया जा रहा है, जिससे जबरदस्त फायदा होगा। यहीं पर हम एक और बात आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में 17% अनुसूचित जाति और 13% मुस्लिमों की आबादी है। लेकिन यहाँ पर यह भी एक बात बताएं कि ये महाराष्ट्र में उस तरह का मुस्लिम SC गठजोड़ नहीं हो सकता जैसा कि यूपी या बिहार में देखने को मिलता है। अगर ये गठबंधन महाराष्ट्र में हुआ तो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस और NCP जैसे दलों की दिल की धड़कनें बढ़ी हैं, क्योंकि उनका जो वोटों का आधार है वो मुस्लिम और दलित समुदाय ही है। और अगर यही जाति ओवैसी और अंबेडकर के पास चली गई तो हम क्या करेंगे? इसी बात को लेकर कांग्रेस और NCP इस नए गठजोड़ को बीजेपी की B टीम बताकर इस गठजोड़ की आलोचना कर रहे हैं। और जब दोनों तरफ से तलवारें निकल चुकी हैं तो इसकी भी संभावना कम है कि कांग्रेस और NCP के साथ समझौता भी होगा। वहीं राजनीतिक विश्लेषक इस गठजोड़ को वोट काटने वाली मशीन मान रहे हैं। जाहिर है कि इनके वोट कटने का फायदा राज्य में बीजेपी शिवसेना को मिलेगा। जो भी हो, यूपी में BSP और सपा गठबंधन कांग्रेस का तेल निकाल रहा है, तो उधर महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर, ओवैसी मिलकर कांग्रेस NCP की हवा निकाल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 2019 का खेल कैसा है। हर आदमी कांग्रेस से खफा है और कोई तेल तो कोई हवा निकालने पर आमादा है। अब कांग्रेस का भगवान ही मालिक है कि 23 मई को जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या होगा। असाउद्दीन ओवैसी जी 2 मिनट का तैयार हो गया। At the outset, Madam, I condemn the killing of Akhlaq, Numan and Zahid. I term it as an attack on the Constitution, and this was an act perpetrated by terrorists, not by fringe elements. Madam, let me start by this caveat by saying that I am the only intolerant politician in India in this house. The rest are paragon of virtue, beacon of free speech and upholders of justice. What we have seen over here is that we have two political power centers. One calls Muslims and Dalits as puppies and dogs. The other throws crumbs at us and tells us to wag the tail. My concern over here is that why is it that after 68 years of independence, the Muslims cannot find or rent a house or a flat in any metropolitan city? Is this tolerance we're talking about? Why is it, madam, that my dropout rate and Dalit dropout rate starts at the age of 11? Is this dropout? Is this tolerance? Why is it that you open more police stations in Muslim ghettos than schools? Is this tolerance? Why is it that Juhapura and Govandi in Mumbai have become dumping yard of the city medical waste, not for schools of excellence? Why is it that out of 100 only 3 are Muslim graduates? Is this intolerance? People say we don't study. NSSO data of 2011 is there, which clearly says that 11% OBC Muslims having 10th class qualification get only 11% employment, doesn't get 23. Why is it, madam, that after 23 years of Babri Masjid, that the accused have got Padma Bhushan, but they have not been convicted? We have seen various governments, Congress government, UPI government, United Front government, NDA government. Is this tolerance? Let me ask a political intolerant question to this August House. Why is it, madam, that when I oppose the BJP, I am called an anti-nationalist, I am called a Jinnah in making? When I oppose the secular parties, I am called communal. Why is it that this country is saying that if you be with the secular party, you are secular. If you oppose the BJP, you come anti-national. How is it that these two political parties have appropriated the right of nationalism and secularism? I condemn their right. I continue to be intolerant because that is my democratic right.
I want to know, how is it that political intolerance, when in 10 years imprisonment is given in Haryana for cow slaughter, Congress supports it? But I am intolerant. I am a communal. How is it that Tripura governor says on October 19, that free speech and tolerance can be celebrated if Muslims eat pork in the middle? Is this intolerance we're talking about? Madam Speaker, let me conclude by asking this very inconvenient, intolerant question to the government, that to the government and to the August represent parties over here. Why is it that this is happening? Why have you taken my right to dissent? Why cannot I give a speech in Karnataka? Why cannot I give a speech in Uttar Pradesh? And why is it that 22% of Muslims are in jail under trials? West Bengal 49%. Maharashtra 29%, UP 29%. Is this tolerance? Madam, I conclude by telling the government, the Home Minister asked for recommendations, suggestions. My suggestion to the Honorable Home Minister is, your pride was hurt when a wrong allegation was made. I commend you for showing your pride. But you see, for 69 years I have been called a Pakistani. What about my pride? Would you rise up and protect my pride? Would you rise up and protect my integrity? My suggestion to the Honorable Home Minister is, amend the NHRC Act. Given in the NHRC the power to inquire communal rights, so the responsibility can be fixed on the SP and DM. I would request you form in your internal security division a section which monitors Hindu fanatics. If you don't do that, see what is happening in Myanmar, in Sri Lanka, in Pakistan, in Bangladesh. We require stability. The third step, form an Equal Opportunities Commission. Fifth step, give constitutional status to NCM. And a request to all the House, you talk about ISIS and Wahhabism. Remember, ISIS is an evil ideology. You cannot break us down into Wahhabism, Sufism. You have to take the whole Muslim community, which right now the whole Islamic world is condemning ISIS. Remember one thing, that ISIS can be defeated by cerebral debate. This is what needs to be happened. Madam, I conclude my speech by quoting a शेर of Faiz said, तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, जो तेरे अर्ज़े बेरंग को गुलनार करे, कितने आहों से तेरा कलेजा ठंडा होगा, कितने आंसुओं से तेरे सहराओं को गुलजार करे. Thank you, madam. Three journalists have shown to the world the real face of the cabinet minister of the Modi's cabinet, who heads the Ministry of External Affairs. And those details are horrific, horrible to say the least. And especially after reading what Ghazala Wahab has gone through, it is really painful, and to say it is shocking will be understatement. I demand that the Prime Minister, Mr. Modi, should immediately sack this minister, who in his tenure as an editor of a newspaper tried, and he had exploited, he had misused, he's a perpetrator, and all those details which has come out are horrible. And so that minister had crossed all the decencies of human behavior. And the most unfortunate part is that this same minister stood up in the Lok Sabha, and when the Triple Talaq bill was being debated, he said, our government stands for Muslim women empowerment, Muslim women justice, so that they are not exploited. What he has done itself is contrary to what he had said. So I demand that the Prime Minister should immediately sack this minister, and I demand that the National Women's Commission should take suo motu notice of it, and the police should also book a case, because the law provides for that. After all these horrific details which are out in public domain, I don't think so the minister should continue in his office. मैं इसका वेलकम करता हूं, क्योंकि एक ही दिन में आंध्रा और तेलंगाना में इलेक्शन होने जा रहे हैं. ये बहुत अच्छा फैसला लिया गया है. ये लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगा, और ख़ास तौर से जो डेटा चोरी का केस हमारे सामने आया है, मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बड़ा सही फैसला है. और मुझे उम्मीद है कि तेलंगाना की आवाम की कामयाबी होगी, और यहाँ पर 17-0 का रिज़ल्ट रहेगा. 16 TRS सीट जीतेगी, 1 MIM जीतेगी,
और आंध्र प्रदेश में मेरे दोस्त जगनमोहन रेड्डी को 20 से 21 पार्लियामेंट सीट पर कामयाबी हासिल करेंगे। और ये तेलंगाना की आवाम के लिए बहुत अच्छा है, आंध्रा की आवाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम तो पूरे तेलंगाना की आवाम से कहेंगे, हर तबके की आवाम से कहेंगे कि आपको तेलंगाना को हमको कामयाबी दिलाना है। ये तेलंगाना का इलेक्शन है और 17-0 का रिजल्ट आएगा तो केसीआर तेलंगाना के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और भी करेंगे, क्योंकि केसीआर जो कह रहे हैं, जो MIM भी तायद करे कि फेडरलिज्म का जो सही माने हैं, कई ऐसे चीज़ें हैं जो कंकरेंट लिस्ट में क्यों रहनी चाहिए, वो स्टेट में रहने चाहिए और स्टेट को इख्तियार रहना चाहिए कैसा उनके पैसों का इस्तेमाल हो। तो ये इंशाल्लाह ये रिज़ल्ट आएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे, तेलंगाना की आवाम से रिक्वेस्ट भी करेंगे, समझाएंगे कि ये नतीजा तेलंगाना की कामयाबी के लिए होगा, तेलंगाना की तरक्की के लिए।